मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास का सेकंड चैप्टर संघवाद। आज ये चैप्टर शुरू करेंगे। सबसे पहले कि सरकार के अंदर कौन कौन सी व्यवस्थाएं होती हैं, किस प्रकार शासन चलता है। तो दो तरीके से चलाया जाता है। एक तो होता है संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक, और दूसरा होता है एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था में क्या फर्क है? दोनों के अंदर दो प्रकार की सरकारें पाई जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन फर्क क्या है कि संघात्मक व्यवस्था के अंदर कोई भी केंद्रीय सरकार है वो राज्य सरकार को किसी भी प्रकार का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारें स्वतंत्र रूप से अपना काम करती है। लेकिन एकात्मक जो व्यवस्था होती है उसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार का आदेश दे सकती है। इसके अंदर उदाहरण है, जैसे संघात्मक व्यवस्था कहाँ पे पाई जाती है? तो संघात्मक व्यवस्था भारत, कनाडा, इन देशों में संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है। इसके अलावा एकात्मक व्यवस्था कहाँ पे पाई जाती है? एकात्मक व्यवस्था फ्रांस, इसके अलावा ब्रिटेन, जापान में एकात्मक व्यवस्था पाई जाती है। ब्रिटेन, जापान, दोनों में फर्क क्या है कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट संघात्मक व्यवस्था के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार का आदेश नहीं दे सकती, वो स्वतंत्र रूप से काम करती है। एकात्मक व्यवस्था के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी आदेश या निर्देश दे सकती है। इसके अलावा संघात्मक व्यवस्था के अंदर जो शक्तियां होती हैं, शक्तियां क्या होती हैं? बंटी हुई होती हैं, डिवाइड होती हैं। यानी पावर है वो केंद्रीय सरकार, केंद्र और राज्य दोनों के अंदर डिवाइड की हुई होती है। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम संघवाद है, तो हम संघवाद की विशेषताओं के बारे में देखेंगे कि संघवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं। कैसे पता चलेगा हमें कि कहाँ पर संघवाद की व्यवस्था है या कहाँ पर एकात्मक व्यवस्था है। तो संघवाद की विशेषताएं, संघवाद के अंदर क्या है? सबसे पहले विधायिका। विधायिका विधायिका दो स्तर की होती है। विधायिका दो स्तर की होती है। कौन कौन सी? इसके अंदर संसद होती है, वो दो स्तर की होती है। जैसे हमारे भारत के अंदर लोकसभा और दूसरा क्या है? राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और पूरे देश का नेतृत्व करते हैं। और राज्यसभा के अंदर जो सदस्य चुने जाते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों द्वारा चुनाव उनका किया जाता है और जो राज्य के प्रतिनिधि होते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा कि इसके अंदर दो प्रकार की सरकारें होती हैं। दो सरकारें होती हैं। संघवाद के अंदर कितने प्रकार की सरकारें होती हैं? दो। जैसे हमारे यहाँ पे है, एक तो है केंद्र सरकार और दूसरा क्या है? राज्य सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, अलग अलग राज्यों की अलग अलग राज्य सरकारें होती हैं और पूरे देश की एक केंद्रीय सरकार होती है। इस प्रकार दूसरी जो विशेषता है वो संघीय व्यवस्था की क्या है कि दो प्रकार की सरकारें यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके बाद तीसरा क्या होता है कि प्रत्येक स्तर को जो शक्तियां हैं वो विभाजित होती हैं। प्रत्येक स्तर की जो शक्तियां हैं वो विभाजित। जैसे हमारे यहाँ पे तीन सूचियां हैं, केंद्रीय सूची, उसके बाद राज्य सूची और उसके बाद समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में वो विषय हैं जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। राज्य सूची के अंदर वो विषय हैं जिनके अंदर राज्य सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची में वो विषय है जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती है। लेकिन अगर विवाद उत्पन्न हो जाए तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून है वो लागू होता है। नंबर 4 क्या है कि नंबर 4 क्या है? संविधान में परिवर्तन। संविधान में परिवर्तन।
या बदलाव। संविधान में परिवर्तन कोई भी एक सरकार नहीं कर सकती। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट संविधान में संशोधन करना चाहे तो वो अकेली नहीं कर सकती। इसके लिए संघीय व्यवस्था के अंदर दोनों स्तर की जो सरकारें हैं, दोनों स्तर की जो सरकारें हैं को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना होता है। उसके बाद ही क्या है, कोई भी संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है। यानी किसी भी एक स्तर की जो सरकार है वो संविधान में परिवर्तन या बदलाव या संशोधन नहीं कर सकती। इसके बाद संविधान का रक्षक कौन होता है? न्यायालय। कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या है, संविधान की रक्षा करता है। तो पूरा अगर कोई भी कानून है या कोई भी ऐसी अधिसूचना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लागू की गई है और जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ऐसे में न्यायालय उसको निरस्त कर सकता है या हटा सकता है। इसके बाद है छठा, क्या है? छठा है कि वित्त का प्रबंध। वित्त का प्रबंध, वित्त का प्रबंध कैसे होता है कि जो संविधान के अंदर ये स्पष्ट लिखा जाता है संघीय व्यवस्था के अंदर कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास क्या पावर है, वो किन किन सोर्सेज के द्वारा वित्त का प्रबंध कर सकती है और जो राज्य सरकार है वो किस प्रकार वित्त का प्रबंध कर सकती है। इसके बाद सातवां है कि संघवाद न केवल देश की एकता को बनाए रखता है, एकता और अखंडता को बनाए रखता है, बल्कि यह क्षेत्रीय अलगपन को भी दूर करता है। यानी हर क्षेत्र के विकास की तरफ ध्यान देता है। तो ये संघवाद की क्या है, विशेषताएं हैं। पहला है विधायिका 2 स्तर की होती है, 2 प्रकार की सरकार पाई जाती है, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। शक्तियां विभाजित होती हैं। संविधान में परिवर्तन करने के लिए दोनों स्तर की सरकारों का बहुमत 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। संविधान का रक्षक कौन होता है? न्यायालय होता है। वित्त का प्रबंध, वित्त से संबंधित सारी बातें संविधान के अंदर स्पष्ट की जाती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वित्त कहाँ से इकट्ठा करेगी, राज्य सरकार को धन कहाँ से मिलेगा। तो ये क्या थी, संघवाद की विशेषताएं थी। हमारे यहाँ पे जो संघीय व्यवस्था है भारत के अंदर, इसके अंदर क्या है, शक्तियां विभाजित की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर शक्तियां विभाजित की गई हैं। इसमें पहला क्या है, केंद्रीय सूची है, केंद्रीय सूची है। दूसरा क्या है, राज्य सूची है। तीसरी क्या है, समवर्ती सूची है। और चौथी क्या है, अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां केंद्रीय सूची के जो भी विषय हैं, जैसे बैंक है, उसके अलावा विदेशी मामले हैं, इन सब के ऊपर केंद्रीय सूची में जो भी विषय है इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। राज्य सूची के अंदर जो भी विषय हैं इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को। और तीसरा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वो विषय हैं जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार क्या है, दोनों सरकारों को है। यानी दोनों सरकारें समवर्ती सूची के ऊपर जो विषय है उसके ऊपर कानून बना सकती है, लेकिन विवादास्पद स्थिति अगर उत्पन्न हो जाए तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून लागू होता है। इसके अलावा है चौथा है अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां वो होती हैं जो इन तीनों सूचियों से बाहर है। यानी कोई भी ऐसा विषय आ जाता है जो इन तीनों सूचियों के अंदर नहीं है, तो उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है। अब भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसकी विशेषताएं क्या है। हमने जो सबसे पहले विशेषताएं की थी वो संघात्मक विशेषताएं थी, यानी जहां पर भी संघ पाया जाता है वहां पर वो विशेषताएं पाई जाती है।
तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसके प्रमुख लक्षण क्या है? प्रमुख लक्षण, भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख लक्षण क्या है? पहला क्या है? शक्तियों का विभाजन है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। शक्तियों का विभाजन, यानी जो शक्तियां हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में विभाजित की गई है, डिवाइड की गई है। दूसरा क्या है? लिखित संविधान है। हमारे यहाँ का जो संविधान है वो कैसा है? लिखित है, लिखित संविधान है। और इसमें किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन करना होता है तो कोई भी एक सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अकेले इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। दोनों सरकारों के 2/3 बहुमत से जब तक प्रस्ताव पास नहीं होता तब तक इसमें संशोधन नहीं हो पाता। नंबर 3 क्या है? कठोर संविधान। कठोर संविधान, कठोर संविधान क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें परिवर्तन करना क्या है? बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि संविधान के अंदर परिवर्तन करने के लिए किसी एक सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ अगर चाहे तो उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की समर्थन भी जरूरी होता है। नंबर 4 क्या है? नंबर 4 है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, यानी सर्वोच्च क्या है? संविधान है हमारे यहाँ का। संविधान से ऊपर कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता। कोई भी नियम है, कोई भी कानून है, वो क्या है? संविधान के अनुसार ही बनाया जाता है। नंबर 5 क्या है? द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था, 2 प्रकार के सदन पाए जाते हैं हमारे यहाँ पे। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के अंदर जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और पूरे देश का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो क्या है? राज्य सरकारों द्वारा चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, और वो क्या है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी का भी कोई नियंत्रण नहीं है, वो स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम कर सकती है। इसीलिए ये क्या है? संविधान का रक्षक है। तो इस प्रकार संघीय व्यवस्था टॉपिक था हमारा कि संघ में किस प्रकार काम होता है, इसकी कैसी विशेषताएं होती हैं। यहाँ पर क्या होती है? जो केंद्रीयकरण की बजाय किसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है? विकेंद्रीयकरण के ऊपर। केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण का मतलब क्या है? केंद्रीयकरण का मतलब है कि केंद्र के अंदर सारी शक्तियां इकट्ठी हो जाना, यानी किसी एक जगह सारी पावर इकट्ठी हो जाना। तो ये व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? जहाँ पर एकात्मक व्यवस्था हो। जहाँ पे कौन सी व्यवस्था हो? एकात्मक। और जहाँ संघात्मक होती है वहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है? विकेंद्रीयकरण, यानी शक्तियों का बटा होना है ऊपर से नीचे तक। जैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर शक्तियों का विभाजन होता है। तो ये अपना टॉपिक पूरा होता है। दूसरा चैप्टर संघवाद। थैंक यू।